वेलकम बैक टू SK1AKS and we're back again with another video on set theory and आज हम लोग चैप्टर 1 की फाइनल एक्सरसाइज दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे जिसमें टोटल 10 प्रॉब्लम्स हैं। तो these are well slightly different, not exactly different from the original exercises but थोड़ा सा ज़्यादा slightly more difficult हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। 4 सेट्स गिवन हैं एंड यहाँ पे जो पहला सेट है दैट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मीनिंग इट इज अ रियल नंबर एंड एक्स सैटिस्फाई एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स 0। तो पहली चीज़ ये एक रियल नंबर है, दूसरी चीज़ इसे सेटिस्फाई करता है दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? पहले हमें फाइंड करना है कि इस इक्वेशन को कौन कौन से नंबर्स सेटिस्फाई करते हैं, मतलब x क्या क्या हो सकता है, और उन x को अगर हम लोगों ने लिस्ट किया सो a इज़ द सेट ऑफ दैट ओनली। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स 0 का मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 6x माइनस 12 इक्वल 0। फिर हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स 0, मतलब x हमें मिल गया। सो यू कैन राइट x माइनस 6 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल 0। x हो गया एक तो 2 और एक हो गया 6। A इज द सेट ऑफ ऑल सच x, जो कि x एक रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब A को रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। सो इट इज द सेट ऑफ 2 एंड 6। A हमें ये मिल गया इन रोस्टर फॉर्म। जो हमारा B है दिस इज 2 4 6 गिवन है, C है 2 4 6 8 कंटिन्यूड और D है सिर्फ 6। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन से सेट्स, कौन सा सेट का सबसेट है एंड सो ऑन। पहली चीज़ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि D तो चारों का सबसेट है, तीनों का सबसेट है, क्योंकि इट कंटेन्स ओनली 6, जबकि A में भी 6 है, B में भी 6 है, C में भी 6 है एंड इवन अदर नंबर्स। तो पहले तो D हो गया हमारा सबसेट ऑफ A यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, जो कि हमें दिख रहा है सबसेट ऑफ B है, क्योंकि A कंटेन्स 2 एंड 6 और B में 2 और 6 दोनों आता है एंड एक एडिशनली 4 आता है। सो इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो 2 4 6 हैं C में भी आते हैं प्लस एडिशनल आते हैं। सो इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। ये ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू कैन नॉट राइट इट द अदर वे अराउंड कि D इज़ अ सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ B इज़ अ सबसेट ऑफ A। रिमेंबर, अगर D A का सबसेट है और A B का सबसेट है तो D ऑल्सो B का सबसेट है। कीप दैट इन माइंड। सो द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। दैट्स ऑल्सो फर्स्ट प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल्सो फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे टोटल हमारे केसेस हैं इसमें 6. So the first case is कि if x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B. So हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं on why this is false. That's really easy, क्योंकि अगर जैसे मान लिया कि 1 2 3 एक सेट है A, सो आपको पता चलता है यहाँ पे 1 तो A को बिलोंग करता है। जब ये सेट A सेट B को बिलोंग करता है, दिस इज नॉट द सेम एज बीइंग अ सबसेट, क्योंकि अगर मैंने कहा कि A इज अ सबसेट ऑफ B तो इसका मतलब है A का हर एक एलिमेंट B के अंदर आता है। लेकिन जब मैंने कह दिया कि A itself belongs to B, मतलब A खुद B के अंदर आता है। A खुद B के अंदर कैसे आ सकता है? इसके हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली उसमें प्रेजेंट नहीं है, बल्कि A जो पूरा सेट है एज अ होल उसमें प्रेजेंट है। तो उस केस में व्हेन A belongs to B, तो सेट B मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसमें एक तो सेट 1 2 3 आना चाहिए, फिर दूसरे में भी सेट्स हो सकते हैं या फिर दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, मान लो 4 और 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया।
तो दिस इज द सेट, दिस इज वन सेट बी जिसमें ए बिलोंग करता है. इट इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड कि दिस मीन्स कि यहाँ पे नॉट नेसेसरीली 1, 2 एंड 3 इसमें सेपरेटली आएंगे, बट इंक्लोज्ड इन इटसेल्फ इन अ सेट आएंगे. अगर कहता कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन इसके एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं, B में बिलोंग करते हैं. सो हियर वुड बी 1 एंड कॉमा 2 एंड कॉमा 3, लेकिन यहाँ पे द सेट ऑफ 1, 2, 3 इसमें आएगा. ऑलराइट, सो इस केस में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 1 सेट B में बिलोंग नहीं करता है. ऑल्दो यहाँ पे तो दिख रहा है, बट 1 itself इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट B. सेट B के एलिमेंट्स क्या हैं? सेट B के एलिमेंट्स हैं 4 हो गए, 5 हो गए, और द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 2, 3 हो गए. सो ये सेट इसका एक एलिमेंट है, लेकिन सेट के अंदर वाले एलिमेंट इसके एलिमेंट नहीं होते हैं. So in that case 1 does not belong to B. So even though 1 belongs to A and A belongs to B, 1 does not belong to B. मतलब ये एक स्टेटमेंट फॉल्स है, जो कि हम लोगों ने एक एग्जांपल से शो भी कर दिया. सेकेंड केस देखते हैं. If set A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. A हमारा B का सबसेट है और B C में बिलोंग करता है, तब A भी C में बिलोंग करता है. दिस ऑल्सो लुक्स फॉल्स टू मी. तो हम लोग एक एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं कि मान लो आपके पास सेट है अगेन 1, 2, 3, जो कि B का सबसेट है. तो B हो गया 1, 2, 3, 4. तो A B का सबसेट है. अब अगर B C में बिलोंग करता है तो C मुझे कुछ लेना होगा. एक तो ये सेट 1, 2, 3, 4 कंटेन करता है, और फिर मान लो एक मैंने 5 ले लिया. तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मैंने तीनों सेट्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू द सेट C. क्या A बिलोंग्स टू द सेट C? वेल, वी कैन क्लियरली सी कि A तो 1, 2, 3 है, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 एज एन एलिमेंट कहीं दिख नहीं रहा है. Alright, so it means that A does not belong to C. Although यहाँ पे 1, 2, 3 clearly इस सेट में दिख रहा है, but what is an element of C right here is the set 1, 2, 3, 4. तो ये सेट 1, 2, 3, 4 इसका एक एलिमेंट है. अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो हमारे पास सेट 1, 2, 3 इसका एक एलिमेंट होता. और सिंस A बिलोंग्स टू C की बात कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा सेट इसमें एज एन एलिमेंट होना चाहिए. Alright, so that then A should belong to C, right? लेकिन the problem is the 4 here. We cannot neglect the 4. तो अगर सेट C कुछ ऐसा होता 1, 2, 3 यहाँ पे होता और फिर दूसरे एलिमेंट्स होते, in that case A belongs to C, but it is not. यहाँ पे एक एडिशनल 4 आ जाता है and that 4 ruins things for us. तो although हम लोग ऐसा भी C सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे एक सेट 1, 2, 3 ही भी हो, in that case it works. तो यहाँ पे जनरल इट इज़ नॉट नेसेसरी कि देन इन दैट केस A डज नॉट बिलोंग टू C. लेकिन द पॉइंट इज कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये होगा और ये होगा, तो ये हमारी एक इम्प्लीकेशन होगी. दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विथ हियर. इसका मतलब इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट टू से दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू, जो कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से शो यहाँ पे कर दिया. वैसे ही तीसरा केस लेते हैं. If A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. अब इसे कंसेप्चुअली बहुत आसान है समझना कि अगर A का हर एक एलिमेंट B के अंदर आता है और B का हर एक एलिमेंट C के अंदर आता है. सो लुक एट दिस. आपने कोई रैंडम एलिमेंट उठाया A का, तब वो B के अंदर आएगा. आपने कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाया B का, तब वो C के अंदर आएगा. तब ये भी हो सकता है, तब ये भी नेसेसरीली होगा कि A का कोई भी रैंडम एलिमेंट C के अंदर बिलोंग करता है. एंड दिस लॉजिकली फॉलोज जस्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट, क्योंकि कोई भी रैंडम एलिमेंट इन A B के अंदर आता है और B के सारे एलिमेंट्स C के अंदर आते हैं. जब B के सारे एलिमेंट्स C के अंदर आते हैं तो B के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड A के सारे एलिमेंट्स एंड मे बी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स. तो जब ये सारे एलिमेंट्स C के अंदर आते हैं तो आपने वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हटा भी दिए, तो ये सारे एलिमेंट्स तभी C के अंदर आते हैं और दीज एलिमेंट्स सिग्निफाई व्हाट A.
मतलब ए के सारे एलिमेंट्स भी सी के अंदर आने चाहिए। तो ऐसे लॉजिकली ये फॉलो हो जाता है। सो यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन एंड दैट प्रूव्स द स्टेटमेंट। तो ऐसे हमारा प्रॉब्लम, वेल दिस वॉज नॉट अ सेपरेट प्रॉब्लम फ्रॉम व्हाट आई सा, तो यहाँ पे हम लोगों ने शो कर दिया एंड दिस इज येस ट्रू, वी हैव टू शो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ऑल राइट, फिर हो गया हमारा, फिर थर्ड हो गया, दैट इज द फोर्थ केस, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। दिस इज अ वाइल्ड जनरलाइजेशन। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं आते और बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर नहीं आते हैं, तब ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर नहीं आते। सो दिस जस्ट लुक्स वाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो देयर इज लिटरली नो कनेक्शन राइट हियर। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं आते हैं और फिर आपके बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर नहीं आते, यू कैन बेसिकली कंसिडर इट सच कि ए और बी एंटायरली डिस्टिंक्ट हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। सो इस केस में यू कैन कंसिडर समथिंग लाइक दिस 1 2 3 और बी हो गया हमारा 4 5 6। ऑलराइट, फिर आप कंसिडर कर लो कि सी हो गया हमारा 1 और 4 और 7। ऑलराइट, फिर इसके अंदर क्लियरली देखा जा सकता है कि ए के जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट्स क्या ये बी के अंदर आते हैं? वेल, नो एलिमेंट एट ऑल। ऑलराइट, क्या बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर आते हैं? वेल, सिर्फ एक एलिमेंट आता है, बट देयर यू हैव 5 एंड 6 नहीं आता। अब क्या ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर आते हैं? यहाँ पे 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है। सो इन दैट केस अगर मैं एक चीज़ बस अब क्या करूँ, यहाँ पे 2 और 3 भी लगा दूँ, तो अब यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इसके अंदर 1 2 3 आता है। बी का सिर्फ यहाँ पे 4 है, सी में यहाँ पे 4, सिर्फ बी और सी में सिर्फ 4 कॉमन दिख रहा है। एंड अगेन यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4 5 6 है। तो एक चीज़ देखो, तो हमारी ये जो ए है बी का सबसेट नहीं है। ऑलराइट, बी सी का सबसेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 6 उसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग दे सकते हैं कि ए सी का सबसेट बन गया। सो इन दिस केस यू कैन जस्ट ट्राई ट्रायल एंड एरर एंड इट बेसिकली इट परफेक्टली वर्क्स। यू कैन ट्राई पुटिंग, अगर यहाँ पे लिखा है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ट्राई मेकिंग द सेट सी सच दैट ए बिकम्स अ सबसेट ऑफ सी, एंड इफ यू कांट डू दैट देन गो बैक और लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करो कि ये स्टेटमेंट मे बी ट्रू हो सकता है। लेकिन इस केस में हमें पता चलता है कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। हम लोगों ने ए और बी को ऐसे सेलेक्ट, ए बी और सी को ऐसे सेलेक्ट कर पाए और ऐसे भी हम लोगों ने कर लिया कि ए फिर भी सी का सबसेट बन गया। सो ये केस भी हमारा फॉल्स हो जाता है। सो दैट इज आवर फोर्थ वन हियर। फिर फिफ्थ हमारा केस आता है, if x belongs to A and A is not a subset of B, then x does not belong to B. Then x belongs to B. X belongs to A and A is not a subset of B. Then x belongs to B. अगेन हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि मान लो A आपका सब एक सेट हो गया 1 2 3, तब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 1 बिलोंग्स टू A। फिर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि A B का सबसेट नहीं है, तो B कुछ सेट एक ऐसा चूज़ कर लो। मैंने कंसिडर कर लिया 4 5 6, या फिर इसमें कोई कॉमन एलिमेंट भी रख देते हैं 2 3 4। ऑलराइट, यहाँ पे क्लियरली हम लोगों ने चूज़ किया A 1 2 3 सच दैट 1 बिलोंग्स टू A, और B हम लोगों ने ऐसा चूज़ किया कि A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो गया 2 and 3 and 4, क्योंकि 2 and 3 तो इसमें सर्टेनली आते हैं लेकिन 1 इसमें नहीं आता है। A इज़ नॉट देन अ सबसेट ऑफ B। क्या अब सारे X B को बिलोंग करते हैं? वेल,
एक x मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, वन विच बिलोंग्स टू a बट देन इट डज नॉट बिलोंग टू b, वन डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये जो हमारी असर्शन है ये फॉल्सिफाइड हो गई। फिर हमारा लास्ट केस आता है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b देन x डज नॉट बिलोंग टू a। तो यहां देखो, अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ a b में आते हैं, फिर यहां पे हमारे पास कोई एलिमेंट है, फिर यहां पे हमारे पास कोई एलिमेंट है जो कि b में नहीं आता है, ऑलराइट, कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट है b में नहीं आता है, तब वो एलिमेंट a में भी नहीं आता है। वाई इज इट ट्रू? वेल इट इज ट्रू रियली। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि सिंस अगर आपने कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाया जो कि a के अंदर आता है, वो b के अंदर भी आता है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर b के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता है तो वो a के अंदर भी नहीं आ सकता, क्योंकि b के अंदर कोई एलिमेंट आता है तो वो या तो b के लिए एक्सक्लूसिव है, मतलब वो a के अंदर नहीं आता, या फिर वो b और a दोनों के अंदर आता है, इट इज़ अ म्यूचुअल एलिमेंट और ये इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। लेकिन फिर अगर b के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता तब वो तो a के अंदर भी नहीं आ सकता, बिकॉज a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर बिलोंग करते हैं। सो दिस असर्शन दैट व्हेन a इज अ सबसेट ऑफ b एंड इफ any element does not belong to b, तब वो एलिमेंट a को भी नहीं बिलोंग कर सकता, इज ट्रू ऑन दैट बेसिस। सो इट ऑल्सो फॉलोज लॉजिकली। ऐसे हमारा थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेट्स गो टू फोर्थ। लेट a b and c be the set such that a union b equals a union c and a intersection b equals a intersection c, show that b equals c। तो a union b equals B यूनियन C, A यूनियन C, और A इंटरसेक्शन B इक्वल्स A इंटरसेक्शन C, शो दैट B इक्वल्स C। तो यहाँ पे इसे लिख दो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। वैसे यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। तो देखो, अगर मैंने कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाया जो कि A के अंदर बिलोंग करता है, तो वो क्लियरली A यूनियन B के सेट के अंदर बिलोंग करेगा, एंड वो A यूनियन C के अंदर C के सेट के अंदर भी बिलोंग करेगा। दैट इट इज क्लियर, क्योंकि A यूनियन B क्या है, A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स का एक मिक्स्ड कलेक्शन। A यूनियन C क्या है, A के सारे एलिमेंट्स और C के सारे एलिमेंट्स का मिक्स्ड कलेक्शन। तो अगर मैंने कोई एलिमेंट उठाया जो कि A के अंदर बिलोंग करता है, तो ये A और B की कलेक्शन में भी बिलोंग करेगा और A और C के कलेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जो कि A के अंदर बिलोंग नहीं करता है बट B के अंदर बिलोंग करता है, सो वो क्या ये A यूनियन B में बिलोंग करेगा? वेल क्लियरली करेगा, क्योंकि इट इज़ A के सारे एलिमेंट्स प्लस B के सारे एलिमेंट्स, इन्हें एक सेट में कंबाइन कर दो। तो अगर मैंने कोई ऐसा एलिमेंट X ले लिया जो कि A के अंदर बिलोंग नहीं करता बट एक्सक्लूसिवली B के अंदर बिलोंग करता है, तो वो A यूनियन B में बिलोंग करेगा। सिंस कहा गया है कि A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, मतलब वो एलिमेंट C के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए। हर एक एलिमेंट जो कि B के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब C के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट A के, तो जो मैंने एलिमेंट X लिया है जो कि A के अंदर बिलोंग नहीं करता, तब वो A यूनियन B के अंदर स्टिल बिलोंग करता है, एंड दिस इक्वल्स A यूनियन C। तो अगेन ये A के अंदर नहीं बिलोंग करता, then for this set to be equal to this set, the collection of all A and B के elements, A and C के elements, तब ये यहाँ पे C के अंदर belong करना चाहिए, and this should be true for all such elements।
तो एक चीज़ तो पता चल गई, B इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ C राइट हियर, या फिर C इज अ सबसेट ऑफ B। तो या तो ऐसा केस है कि B C का सबसेट है या फिर C B का सबसेट है, समथिंग इज दैट। अब दूसरी यहाँ पे आइडेंटिटी, दूसरे यहाँ पे इक्वलिटी पे आते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स A इंटरसेक्शन C। इसका मतलब अगर मैंने कोई रैंडम एलिमेंट उठाया जो कि A और B के दोनों के अंदर बिलोंग करता है, ऑलराइट, जो A एंड B दोनों के अंदर बिलोंग करता है, तब वो रैंडम एलिमेंट A और C दोनों के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, अगर मैंने कोई ऐसा एलिमेंट लिया जो कि A के अंदर इस केस में बिलोंग नहीं करता है, तो वो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इट इज द सेट ऑफ ऑल म्यूचुअल एलिमेंट्स जो दोनों में आते हैं। सो इन दैट केस ये A इंटरसेक्शन C के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। वेल दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। बट नाउ कंसिडर दिस कि अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट लेता हूं जो कि B के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तब वो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इट इज द सेट ऑफ ऑल म्यूचुअल एलिमेंट्स। एंड सिंस A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के अंदर है, मतलब इनके इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स को लाइन बाय लाइन कंपेयर करो तो दोनों में आएंगे बराबर होते हैं। अगर कोई एलिमेंट B को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब वो एलिमेंट C को भी बिलोंग नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे हमें पता चला कि मान लो I go by कि B इज अ सबसेट ऑफ C और मे बी द अदर वे अराउंड, C इज अ सबसेट ऑफ B। यहाँ से मुझे पता चलता है कोई एलिमेंट B को नहीं बिलोंग करता है तो वो C को भी नहीं बिलोंग कर सकता। मतलब यहाँ से बेसिकली क्या है, इन दिस केस हमें क्या पता चलता है, सारे एलिमेंट्स ऑफ B शुड बिलोंग टू सारे एलिमेंट्स ऑफ C, या फिर इसे अदर वे अराउंड लिख दो, सारे एलिमेंट्स ऑफ C शुड बिलोंग सारे एलिमेंट्स ऑफ B। लेट्स गो बाय द सेकंड वन फॉर नाउ, इसे भी बाद में देख लेंगे। लेट्स गो बाय द सेकंड वन फॉर नाउ, सारे एलिमेंट्स ऑफ C शुड बिलोंग द सारे एलिमेंट्स ऑफ B। एंड यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई एलिमेंट B के अंदर नहीं है तब ये एलिमेंट C के अंदर भी नहीं है। तो इन दोनों को कंबाइन करो तो हमें क्या पता चलेगा, जो भी एलिमेंट B के अंदर है वो सारे एलिमेंट्स C के अंदर भी होने चाहिए एंड वाइस वर्सा। सो सारे एलिमेंट्स ऑफ B शुड बी द सेम एज सारे एलिमेंट्स ऑफ C एंड वाइस वर्सा। सारे एलिमेंट्स ऑफ C शुड ऑल्सो बी देयर इन सारे एलिमेंट्स ऑफ B। मतलब हमारे क्या आता है, B और C हमारे सेट्स इक्वल हो गए। सो दैट आई यूज्ड काइंड ऑफ, you are basically deducing things logically right here, and it is important if you just write the sentences down formally to see exactly how we are following the statements. But that it is obvious कि अगर A union B A union C के equal है, A intersection B intersection C के equal है, तो B और C sets equal होने चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एक इसमें से लिख दो कि A union B equals A union C, then it doesn't necessarily follow। तो उस केस में इसमें से सिर्फ एक इक्वलिटी फॉलो करेगी कि या तो B C का सबसेट है या फिर C B का सबसेट है। दोनों के अगर आप दोनों लिखते हैं, ओनली इन दैट केस इज इट कि B और C इक्वल होने चाहिए। सो दैट वी हैव द थर्ड प्रॉब्लम। इसके बाद फोर्थ सॉल्व करते हैं। Show that the following four conditions are equivalent। क्या है चार conditions? A is a subset of B, A minus B equals 5, A union B equals B, A intersection B equals A। So it should be obvious by first glance A is a subset of B, मतलब हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट में हर एक एलिमेंट B के ऑफ A B को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस B क्या है, वो सारे एलिमेंट्स इन A जो कि B में नहीं है। बट सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B, तो सारे एलिमेंट्स ऑफ A सारे एलिमेंट्स ऑफ A B में हैं। इसका मतलब ये जो सेट होगा ऑफ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि A में है बट B में नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। सो दैट यू हैव इट। यहाँ से सीधे लॉजिकली फॉलो करता है। फिर A यूनियन B क्या है,
ये क्यों बी के इक्वल है? क्योंकि ए यूनियन बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि या तो ए में आते हैं या फिर बी में आते हैं, दोनों को कलेक्ट कर दिया गया है। लेकिन हमें पता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं, तो आपने ए के सारे एलिमेंट्स रख दिए, फिर आपने बी के सारे एलिमेंट्स रख दिए, तो आपको पता चला कि ये एलिमेंट्स क्या हो गए, रिपीटेड हो गए। क्योंकि जब आपने बी के सारे एलिमेंट्स लिस्ट किए तो इसमें ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी आते हैं। सो इस सेट को प्रॉपर्ली लिखो, तो इसमें सिर्फ बी के एलिमेंट्स आप लिख दो। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी, ए के सारे प्लस बी के सारे एलिमेंट्स। दिस इज ओनली व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे लॉजिकली इससे फॉलो हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी क्यों ए के इक्वल है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं। और यहाँ पे सिंस ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं, तो इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ये वही एलिमेंट्स होंगे जो कि ए में सारे जो कि ए को बिलोंग करते हैं। तो इनकी सेट बेसिकली क्या है? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग इन द सेट ए इज द सेट ए इटसेल्फ। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द सेट ए। ये भी यहाँ से फॉलो करता है। सो दैट इज द फोर्थ प्रॉब्लम। अब फिफ्थ प्रॉब्लम देखें। शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं। अब देखो सी माइनस बी का क्या मतलब है? सी में से एक सेट सी में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो। तो जब सेट सी में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दिए तो यहाँ पे हमें एक सेट मिला। इसका मतलब क्या है? जब सेट सी में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दिए तब इसमें से ए के भी सारे एलिमेंट्स हट गए। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं, तो बी के सारे एलिमेंट्स हट गए, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स हट गए। तो यहाँ पे हमें एक सेट मिला। अब क्यों ये सी माइनस ए का सबसेट होगा? क्योंकि आपने यहाँ पे ए के भी सारे एलिमेंट्स हटाए और जो एलिमेंट्स सिर्फ बी में थे वो भी हटा दिए। यहाँ पे क्या हटाया गया? यहाँ पे सिर्फ ए के एलिमेंट्स हटाए गए, मतलब दिस सेट इज आइदर इक्वल टू दिस सेट और बिगर देन दिस सेट। तो सी माइनस बी शुड बी अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, यहाँ पे हो गया ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो हमें ये दोनों शो करना है कि फॉर एनी टू सेट्स दीज आइडेंटिटीज आर वैलिड। तो पहली चीज़ देख लो क्यों दिस इक्वलिटी शुड फॉलो। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में आते हैं। तो ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स मैंने रख दिए। फिर मैंने ले लिया कि सारे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ ए में आते हैं बी में नहीं आते, मैंने वो सारे एलिमेंट्स ले लिए। सो यहाँ पे एक साइड पे हो गया वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में आते हैं बट बी में नहीं आते, ओनली एक्सक्लूसिव टू ए। और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में आते हैं। सो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि सिर्फ ए में आते हैं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में आते हैं, इसको मैंने कंबाइन कर दिया तो मुझे पूरे सेट ऑल एलिमेंट्स जो कि ए में आते हैं मिल जाना चाहिए। सो दैट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए एंड दैट इज द सेट ए इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाई इट फॉलोज। वैसे यहाँ पे अगर मैंने देख लिया कि जो एलिमेंट ए में नहीं आता है, जो भी एलिमेंट्स बी में आते हैं बट ए में नहीं आते, उन्हें मैंने कंबाइन कर दिया विद सारे एलिमेंट्स जो कि ए में आते हैं, तो मुझे बेसिकली क्या मिल गया? सारे एलिमेंट्स जो कि ए में आते हैं और मुझे मिल गए सारे एलिमेंट्स जो कि बी में आ गए, विच इज़ व्हाट? विच इज़ द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सो दैट इट फॉलोज लाइक दैट। अब सेवेंथ हो गया हमारा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट वन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए एंड सेकेंड शो करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स ए। तो पहले ये देख लो ए एंड बी के अगेन सारे कॉमन एलिमेंट्स देखो, ए और बी के यहाँ पे सारे कॉमन एलिमेंट्स हो गए, मतलब ये ए में भी आते हैं बी में भी आते हैं, और उससे मैंने कंबाइन कर दिया ऑल एलिमेंट्स जो कि ए में आते हैं। तो मुझे कौन सा सेट मिलना चाहिए? वेल हियर यू हैव ऑल द एलिमेंट्स जो कि ए और बी
दोनों में आते हैं, इससे मैंने कंबाइन किया विद ऑल द एलिमेंट्स जो कि सिर्फ ए में आते हैं, तो इवेंचुअली मुझे वो सेट मिल जाना चाहिए ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि अगेन किस में आने चाहिए, सिर्फ ए में। आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस इवन दो द सेंटेंसेस कैन गेट अ लिटिल ट्रिकी, लेकिन इफ एक्स इज सम रैंडम एलिमेंट जो कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में आता है। ऑल राइट, सो यू हैव ऑल द एलिमेंट्स जो कि ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, इसका मतलब x ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका यही इम्प्लीकेशन है, x ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अब इसे मैंने कंबाइन कर दिया पूरी सेट ए के साथ। पूरी सेट ए क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट विल कंटेन्स दिस इटसेल्फ। तो मैंने इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया विद ऑल द एलिमेंट्स जो कि ये हैं, तो मुझे कौन सी सेट मिलना चाहिए, मुझे इन द मोस्ट जनरल केस वही बेसिकली एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि ए में आते हैं। क्यों, आई एम टॉकिंग वेल अबाउट अ जनरल केस, सो वी आर बेसिकली लिमिटिंग आवरसेल्फ टू द स्मॉलेस्ट सेट हियर। अगर हमारी और बेसिकली कुछ हमारे क्या बोलते हैं रिस्ट्रेंट्स मिलेंगे, तो इस केस में इट कुड बी एन ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी और व्हाट्सएवर। लेकिन हम लोग बेसिकली कलेक्ट क्या कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में आते हैं, और यहाँ पे हो गए द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए में आते हैं। सो इसकी इन द मोस्ट जनरल केस हमें वही सेट मिलेगा जहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स लिस्टेड हैं। सो इन द जनरल केस यू विल हैव दिस इक्वल टू द सेट ए इटसेल्फ। और वैसे यहाँ पे भी देख लो, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए और बी में कॉमन है, और इससे इंटरसेक्ट कराओ, इसका सारे कॉमन एलिमेंट्स ढूंढो with the set A itself. So in the most general case it should come out equal to what, equal to A itself, because अगर x A intersection A union है, B को belong करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेट या तो x या तो A को belong करता है या फिर B को belong करता है। लेकिन सिंस अब हम लोगों ने ए का इंटरसेक्शन इसके साथ ले लिया, तो अब हम लोग सिर्फ ये एक्स इवेंचुअली फाइनल सेट में तभी बिलोंग करेगा जब ये सिर्फ ए को बिलोंग कर रहा है। सिर्फ ए को क्यों, क्योंकि अगर ये बी को बिलोंग कर रहा है, लेट्स से एंड ए एंड बी डू नॉट इंटरसेक्ट प्रॉपरली, मतलब ये डिसजॉइंट है, तो उस केस में when it belongs to B, ये वाला केस कंसिडर करो, तो A इंटरसेक्शन दिस एंटायर सेट में जब ये एलिमेंट X को कंसिडर किया जाएगा, तो ये क्लियरली इंटरसेक्शनस की कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। बट हियर इन हमें पता चलता है कि जब ये B को बिलोंग करे, सो ये A को नहीं बिलोंग कर रहा है। सो वी आर कंसिडरिंग वन सच केस या जहाँ पे A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उस केस में A इंटरसेक्शन दिस सेट in consideration with this element, यहाँ पे ये element finally नहीं आएगा। So in that case we have to only go by that x belongs to A। और इस केस में here you have x and here you are going to have x and you are going to list out all such elements। सारे ऐसे elements list करोगे जो कि A में belong करते हैं, तो क्या मिलेगा, the set A itself, because this is the set of all elements that belong in A and that is the set A itself। सो यहाँ पे इन द जनरल केस सेट ए इटसेल्फ आना चाहिए। लेकिन ये मैंने कंसिडर किया एक केस फॉर वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर ये डिसजॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें और कोई ब्रॉडर सेट मिल सकता है। बट इन द जनरल केस अगर एक इक्वलिटी फॉलो करानी हो, सो ये दिस इज ओनली द सेट ए इटसेल्फ। वैसे अगर हम लोग 8th प्रॉब्लम देखें, so this is that show that A intersection B equals A intersection C does need not imply B equals C। इसे एक एग्जांपल से ही ले लेते हैं। मान लो A हो गया A B C, B हो गया A E I O U,
और C हो गया हमारा A और D G H। तो यहाँ पे क्लियरली देखा जा रहा है कि A इंटरसेक्शन B क्या है, द सेट A, और A इंटरसेक्शन C क्या है, द सेट A। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल है, लेकिन क्या B और C इक्वल हैं? वेल B इज A E I O U, while C इज A D G H। तो B C के इक्वल नहीं है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल्स C। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी गिवन होती है कि A यूनियन B इक्वल्स A यूनियन C। सो इन दैट केस इट नेसेसरीली वुड फॉलो कि B C के इक्वल है, जैसा कि मैंने एक प्रीवियस प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम में शो किया था। सो दैट यू हैव एट्थ प्रॉब्लम। फिर हम लोग फाइनली देखते हैं नाइन्थ। Let A B and B be sets. Let A and B be sets if A intersection X equals B intersection X equals phi and A union X equals B union X for some set X. Show that A equals B. So for two sets A and B and another set X, A intersection X equals B intersection X, जो कि phi है, and A union X equals B union X। तब हमें शो क्या करना है कि A और B इक्वल है। तो यहाँ पे पहली चीज़ देखो कि A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X दोनों एम्प्टी सेट्स है। तो एक चीज़ पता चली कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि A और X दोनों में कॉमन हो, और ऐसा भी कोई एलिमेंट नहीं है जो कि B और X दोनों में कॉमन हो। मतलब अगर कोई एलिमेंट X में आता है, यहाँ से पता चल सकता है अगर कोई एलिमेंट X में आता है तो वो A में नहीं आता है और B में भी नहीं आता है। सो दैट इज़ क्लियर, क्योंकि A और X ये भी डिसजॉइंट है और B और X ये भी डिसजॉइंट है। और फिर यू हैव कि अगर देन यू आर कंसिडरिंग द सेट द एंटायर सेट A यूनियन X, और ये पूरे सेट B यूनियन X के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ? सिंस A यूनियन X इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ X, all right, and B union X is the collection of all elements of B and all elements of X। since हमें पता है कि A और X disjoint है, मतलब मैं यहाँ पे collection of all elements of A and X में क्या करता हूँ, अगर X के सारे elements हटा देता हूँ तो मुझे सिर्फ A के elements मिलते हैं। these are disjoint sets, तो मुझे पूरा A मिल सकता है क्योंकि they are mutually exclusive, they are well kind of exclusive, राइट। अगर मैंने A यूनियन X से सारे X के एलिमेंट्स हटा दिए तो मुझे सिर्फ A मिलता है, पूरा A मिल जाता है। वैसे B यूनियन X इज व्हाट? B यूनियन X इज लाइक द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ B प्लस द ऑल एलिमेंट्स ऑफ X। तो यहाँ से मैंने सारे X के एलिमेंट हटा दिए तो मुझे क्या मिल गया? मुझे पूरा सेट B मिल गया। सो सिंस A यूनियन X इक्वल्स B यूनियन X, अगर मान लो मेरा X खुद एक एम्प्टी सेट हो गया, for some empty set X मैंने consider कर लिया which contains no elements at all, then in that case A union this empty set should equal B union this empty set, and in fact this should be true for all general। you just have to think कि सारे elements of X in A union X, सारे elements of X को remove करने के बाद you are getting this entire set which should equal this entire set B union X after removing all elements of X, and these two have to be equal। मतलब set A और set B को आपको equal होना पड़ेगा। So that is, अगर A and X disjoint है और B and X भी disjoint है और A union X B union X के equal है, so it necessarily follows A equals B। इनफैक्ट यहाँ पे एक हिंट भी गिवन था कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X एंड B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वी डिडंट डू दैट, वी यूज सॉल्व इट कंसेप्चुअली ओनली। फिर यू हैव 10th द फाइनल प्रॉब्लम, एंड फाइंड सेट्स A B एंड C सच दैट A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets, and A intersection B intersection C is equal to phi। तो यहाँ पे हम लोग A को मान लो कंसिडर करते हैं A B C, और B को मैं कंसिडर करता हूँ B C D, और C को मैं कंसिडर करता हूँ A D G।
तो यहाँ पे देखो A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B हो गया A, नहीं ये A नहीं है B है, B एंड C, A इंटरसेक्शन B क्या हो गया B एंड C, सो दिस इज नॉन एम्प्टी। A इंटरसेक्शन C क्या है, A है, अगेन नॉन एम्प्टी। B इंटरसेक्शन C क्या है, ये क्या हो गया, दिस इज D, ऑलराइट, तो ये D हो गया नॉन एम्प्टी। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या है, A में A आता है, ऑलराइट, B में A नहीं आता है, C में A आता है, बट अगेन B में नहीं आता, सो इट इज़ नॉट A इंटरसेक्शन, इट डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि वो तीनों में आना चाहिए। A में B आता है, इसमें B आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है, ऑलराइट। A में C आता है, इसमें नहीं इसमें आता है, लेकिन अगेन इसमें नहीं आता। तो एक का A ही पूरा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर हम लोग करते हैं तो A के ही सारे एलिमेंट्स नहीं आते, मतलब ये पूरा एक सेट नल सेट हो जाएगा। सो वी हैव फाउंड कि अगर A इस सेट के इक्वल है और B इस सेट के इक्वल है और C इस सेट के इक्वल है, तो ऑल्दो क्या हो रहा है कि A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C खुद नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेकिन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बेसिकली एक एम्प्टी सेट है। सो दिस इज ट्रू फॉर दिस चॉइस ऑफ सेट्स। तो ऐसे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइजेस फाइनलाइज हो जाती हैं। दैट फाइनलाइजेस द फर्स्ट चैप्टर sets of 11th की NCERT मैथमेटिक्स। That was all for this video of mine। हम लोग आगे relations and functions continue करेंगे and thanks to all of us।